सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड परियोजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे अनुच्छेद 19A(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। इनकम टैक्स और जनप्रतिनिधित्व कानून के में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निरस्त कर दिए हैं। सर, इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता की शर्त को फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन क्यों माना? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निकल कर आई, और इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड का आधार बनाकर 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में यही शर्त रखी गई थी कि इसकी गोपनीयता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज भी जब सरकार की तरफ से या बाकी तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये चंदा देने वाले दलों को, चंदा देने वाले उद्योगपतियों को अपनी पहचान छिपाने की सुविधा देता था ताकि उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष में कोई कार्रवाई ना हो सके। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक तर्क दिया गया था, जिस तर्क की काफी आलोचना हुई थी और जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि देश के लोगों को ये जानने का हक ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महत्वपूर्ण आधार के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त किया है और खत्म किया है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल कहां से पैसा पा रहे हैं, अगर जनता को या वोटरों को जानने का अधिकार ही नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात इस फैसले में कही और यही इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का सबसे विवादित पहलू भी था और इसका यूएसपी भी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बॉन्ड की इस पूरी प्रक्रिया को, इसमें जो एनोनिमिटी है, जो गोपनीयता है, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के और संविधान सम्मत नहीं पाया है। सूचना के अधिकार के तहत भी और सूचना के अधिकार के साथ जुड़े हुए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके साथ भी। और इस तरह से ये बड़ा लैंडमार्क इस हिसाब से है कि इसके बाद अब बहस आगे इस दिशा में जाएगी कि क्या चुनावी चंदों को गोपनीय रखने का कोई मतलब बचा भी है या नहीं। सर, ये व्यवस्था तो दरअसल पारदर्शिता के लिए लाई गई थी, पारदर्शी होनी थी इससे तो व्यवस्था, फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? पारदर्शिता के लिए व्यवस्था, कोई भी पारदर्शी व्यवस्था में गोपनीयता नहीं होती। सरकार का यह तर्क था कि हम चंदा देने वालों की पहचान छिपा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कोई राजनीतिक कार्यवाही न हो सके। और यही पहले दिन से इस पर उठने वाला सबसे बड़ा सवाल था कि अगर राजनीतिक दल चुनाव में पैसा ले रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट उनको पैसा दे रहा है, तो इसे छुपाकर कैसे पारदर्शिता आ जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से तर्क दिए गए थे हमेशा इस तरीके के कि पारदर्शिता का मतलब ये है कि हम टैक्स पेड ट्रांसपेरेंट मनी बैंकिंग चैनल से लेकर आ रहे हैं। आप बैंक से बॉन्ड खरीदते हैं, वहां चंदा देते हैं और उसके बाद राजनीतिक दल के पास लेते हैं। ये बात ठीक थी कि बैंकिंग चैनल से खरीदा जा रहा था, कैश में नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये जो गोपनीयता का प्रश्न था कि किसने किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया और उस चंदे को किसने भुनाया, ये पता चलाना संभव नहीं था। और इसीलिए ये पारदर्शिता का दावा करके लाई गई स्कीम अपने आप में सबसे ज्यादा अपारदर्शी स्कीम के तौर पर सामने आई। सर, अब आरबीआई जब ये जानकारियां देने को कहा है, इससे पहले ये भी आप और बताइए कि किसने किसने इसका विरोध किया था दरअसल? इसीलिए देखिए, शुरुआत से जो एनोनिमिटी वाली या गोपनीयता वाला सवाल था ना शुभम, जब ये 2018 में स्कीम बन रही थी तो रिजर्व बैंक की तरफ से एक लंबी चिट्ठी गई थी वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय ने उसकी अनदेखी की थी, नहीं माना था। इलेक्शन कमीशन ने इसका समर्थन ही नहीं किया था। कानून मंत्रालय की तरफ से भी इसे सहमति नहीं जताई गई थी, क्योंकि अपने बुनियादी मूल्यों में, लोकतंत्र में, राज्य में, चुनाव में जब पारदर्शिता के नियम बनाए जाते हैं तो चंदे को कैसे गोपनीय माना जा सकता है। और दूसरी एक और बात इस स्कीम के साथ जो सबसे बड़ा नैतिक सवाल था कि जब भारत में आम लोगों से हर तरीके की सूचनाएं मांगी जाती हैं, उन्हें हर तरीके के रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है, उन्हें अपने छोटे छोटे खर्चों का भी ब्यौरा देने के लिए कहा जाता है, तो राजनीतिक दलों को जो कॉर्पोरेट चंदा दे रहे हैं उसके बारे में सूचना क्यों न मांगी जाए, उसे क्यों गोपनीय रखा जाए। और इसलिए नैतिक आधार पर भी और संवैधानिक आधार पर भी, दोनों ही परिस्थितियों में इसका विरोध पहले दिन से चल रहा था जब ये स्कीम लाई गई थी। और तब रिकॉर्ड में है कि आरबीआई ने भी इसका विरोध किया था, इलेक्शन कमीशन भी इससे सहमत नहीं था, कानून मंत्रालय की तरफ से भी इस पर सहमति नहीं जाहिर की गई थी। लेकिन एक स्कीम जारी की गई, लॉन्च की गई और इसमें काफी बड़ी मात्रा में 16-17 हजार करोड़ रुपए का पॉलिटिकल डोनेशन आया भी है और अभी तक की सबसे प्रमुख स्कीम थी जिसमें सबसे ज्यादा चंदा दिया गया। सर, अब जब 6 तारीख तक का समय है, 6 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन की साइट पर और एसबीआई की साइट पर जब वो पूरी डिटेल डाली जाएगी, क्या क्या पता चलेगा इसमें?
अब यही सबसे महत्वपूर्ण अगला मुद्दा होने वाला है कि जिसको आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी के मुहावरे में कि नाउ कैट में कम आउट ऑफ द बैग। क्योंकि हम इससे अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है, इसे रोका नहीं जाता है और एसबीआई की तरफ से वो सारे चंद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाली जाती है, जिसमें कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो चंदे के बॉन्ड हैं उनको किसने इनकैश कराया है, बनाया, उसकी भी जानकारी दी जाए। तो हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि राजनीतिक दलों को किस कॉर्पोरेट से कितना चंदा मिला, और फिर उसके बाद ये व्याख्या या ये विश्लेषण स्वाभाविक हो जाएगा कि क्या वो उस चंदे के बदले उस कॉर्पोरेट को कोई लाभ या बेनिफिट्स दिए गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में पॉलिटिकल डोनेशंस को लेकर लंबी बहसें चलती हैं और लंबी रिसर्च हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चला है कि पॉलिटिकल डोनेशन देने वाले कॉर्पोरेट अंततः कोई ना कोई बेनिफिट्स जरूर हासिल करते हैं अपने राजनीतिक दल से। और इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की केलॉग्स इंस्टीट्यूट के दर्जनों रिसर्च उपलब्ध हैं, जिन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो उसके बदले उसे हासिल क्या होता है। तो अब हम बहस के एक दिलचस्प मुकाम पे पहुंचेंगे जहां हमें ये सूचनाएं मिलेंगी कि किस पार्टी को किससे चंदा मिला, और उसके बाद फिर इसकी व्याख्याएं थोड़ा और विस्तृत होकर खुलकर सामने आएंगी। हम इसे ये भी मान सकते हैं कि भारत में पॉलिटिकल फाइनेंस को या पॉलिटिकल डोनेशन को साफ करने का सबसे बड़ा मौका है, जो संयोग से हमारे सामने आ गया है, और इस मौके को सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को लपक लेना चाहिए और भारत के चंदे की पूरी व्यवस्था को साफ सुथरा, क्लीन और पारदर्शी कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौके की इसकी बेहद जरूरत है भारत में। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। जिस समय ये लिस्ट आएगी तो कई सारे राज्यों पर से एक साथ पर्दा उठेगा।